नमस्कार साथियों, बाड़मेर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। हम पढ़ रहे थे राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी में पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था राजस्थान का सामान्य परिचय। बाद में हमने पढ़ा राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। आज हमारा नया टॉपिक है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और भौतिक प्रदेश जो पर्वत, पठार, मैदानी भाग वो भौतिक प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अब आज बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेश हम 4 भागों में बांटा गया है। राजस्थान के भौतिक प्रदेश 4 भाग। चार भाग है भौतिक प्रदेश। पहला मरुस्थल, दूसरा अरावली जो प्राचीनतम भौतिक प्रदेश, राजस्थान का प्राचीनतम भौतिक प्रदेश है वो अरावली। थर्ड है पूरी मैदान, और चौथा भौतिक प्रदेश है दक्षिणी पूरी पठार। दक्षिणी पूरी पठार या इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। हाड़ौती का पठार। अब बात करते हैं थार का मरुस्थल राजस्थान में कितना क्षेत्रफल लगता है। तो यहाँ क्षेत्रफल, तो थार का मरुस्थल पश्चिम में विस्तृत वो क्षेत्रफल लगता है राजस्थान में 61.11%। 61.11%। और अरावली राजस्थान का क्षेत्रफल रखती है 9%। 9%। पूरी मैदान राजस्थान में 23%। और दक्षिणी पूरी पठार है वो 7% या करेक्ट पूछे तो 6.89%। अब हम बात करते हैं इन भौतिक प्रदेशों में जनसंख्या निवास 2011 के अनुसार जनसंख्या 2011 के अनुसार जो थार का मरुस्थल है राजस्थान में अपना क्षेत्रफल तो रखता है 61.11% और जनसंख्या यह निवास करेगी 40%। और अरावली पठारी भाग तो यह जनसंख्या होगी 10%। और पूरी मैदान में जो छोटा है तो 23, क्षेत्रफल तो 23% है लेकिन जनसंख्या यहाँ ज्यादा निवास करेंगी। यहाँ जनसंख्या है 39%। और दक्षिणी पूरी यहाँ जनसंख्या 11%। अब बात करते हैं कि थार का मरुस्थल एवं पूरी मैदान यहाँ औषधि परतदार चट्टानें पाई जाती है जो 33 सागर का अवशेष है। देखना थार का मरुस्थल व पूरी मैदान में औषधि एवं परतदार चट्टानें पाई जाती हैं जो
जो 33 सागर का अवशेष है। थार का मरुस्थल पूरी मैदान है और 33 सागर का अवशेष है। सागर का अवशेष है। थार का मरुस्थल एवं पूरी मैदान में अवसादी एवं परतदार चट्टानें पाई जाती हैं जो 33 सागर का अवशेष है। अब अरावली और दक्षिणी पूरी पठार भाग ये गोंडवाना लैंड का भाग है। अब बात करते हैं अरावली व दक्षिणी पूरी पठार जो गोंडवाना लैंड का भाग है। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है और इनमें से सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है अरावली। तो राजस्थान में भाग रखती है 9% और जनसंख्या 10%। और थार का मरुस्थल का क्षेत्रफल राजस्थान में पूछे 61.11%, जनसंख्या 40%। अब यहाँ लिखते हैं आप अरावली व दक्षिणी पूरी पठारी भाग या दक्षिणी पूरी पठार गोंडवाना लैंड के भाग हैं। जो अरावली एवं दक्षिणी पूरी पठार ये गोंडवाना लैंड के भाग हैं और मरुस्थल और पूरी मैदान ये 33 सागर के अवशेष हैं, 33 सागर के भाग हैं। अब बात करते हैं मरुस्थल। मरुस्थल जो जहाँ कम वर्षा होती है, पवन द्वारा निष्पीड़न एवं अपर्दन होता है, वह मरुस्थल कहा जाता है। मरुस्थल में बलुई मिट्टी रेतीली मिट्टी, कम वर्षा और पवन द्वारा अपर्दन एंड निष्पक्षण। मरुस्थल में बलुई रेतीली मिट्टी, कम वर्षा, इसे मरुस्थल का भाग दिया गया है। तो राजस्थान का पश्चिमी भाग थार का मरुस्थल। अब अरावली यहाँ पर्वतीय मिट्टी, ये उपादर क्षेत्र। अरावली पर्वतीय मिट्टी उपादर क्षेत्र। अब बात करते हैं पूरी मैदान। पूरी मैदान की बात करें, आंध्र प्रदेश, जलोढ़ मिट्टी। पूरी मैदान नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी को नवीन मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी, जल के लोड से बनी मिट्टी जलोढ़। मिट्टी
पूरी मैदान में आंध्र प्रदेश। वर्षा तो अरावली से ज्यादा वर्षा होती है। अरावली प्रदेश को उपांतर, पूरी मैदान को आंध्र प्रदेश। और चौथा है वो है दक्षिणी पूरी पठार। दक्षिणी पूरी पठार यह मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी, रेगूर सौते जुताई मिट्टी। इस प्रदेश में को अति आर्द्र प्रदेश, ज्यादा वर्षा होती है, अति आर्द्र प्रदेश। अरावली व दक्षिणी पूरी पठार जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं। मरुस्थल में वर्षा कम होती है। बलुई रेतीली मिट्टी और पवन द्वारा अपर्दन रेस्पिरेशन। और अरावली में पर्वतीय मिट्टी उप आंध्र प्रदेश। और पूरी मैदान आंध्र प्रदेश। और जलोढ़ मिट्टी जो पूरी मैदानी भाग में नदियां द्वारा लाई गई नवीन मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी। और दक्षिणी पूरी पठार या काली मिट्टी, रेगूर सौते जुताई मिट्टी, अति आंध्र प्रदेश। और राजस्थान का सबसे ज्यादा या बात करें प्रदेश में कौन से प्रदेश वर्षा होती है तो वह है दक्षिणी पूरी पठार भाग। और राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, राजस्थान का आद्र जिला झालावाड़। और नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। यह है विशाल थार का मरुस्थल, ये अरावली, प्रदेश पठारी भाग अरावली पर्वतीय क्षेत्र। यह बात करते हैं ये हाड़ौती दक्षिण पूरी पठार। 4 जिले आते हैं कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। दक्षिणी पूरी पठार, यह है पूरी मैदान जो मैदानी भाग, राजस्थान का मैदानी भाग। नदियां द्वारा लाई गई मिट्टियां यहाँ उपजाऊ मिट्टी होती है, उपजाऊ मिट्टी मैदानी भाग। और सबसे थार का मरुस्थल का विस्तार सबसे ज्यादा जैसलमेर जिला। और थार का मरुस्थल जो 19 जिलों में फैला हुआ है। 19 जिलों में सबसे पहले हम बात करते हैं थार के मरुस्थल के बारे में। थार का मरुस्थल विशाल जो राजस्थान के सर्वाधिक जैसलमेर जिले में। और थार के मरुस्थल में 19 जिले शामिल हैं। बात करते हैं थार का मरुस्थल।
जो राज्य के उन्हीं जिलों में विस्तृत है, सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर में, सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर जिले में है। थार का मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर जिले में है, 19 जिले शामिल है। मरुस्थल के बारे में बात कर रहे थे। थार का मरुस्थल ये दो देश भारत व पाकिस्तान में विस्तृत है। भारत में पाकिस्तान में विस्तृत है थार का मरुस्थल। जो भारत में थार का मरुस्थल का भाग है 85%, 85%। पाकिस्तान में थार का मरुस्थल का भाग है 15%। अगर भारत में बात करें 85 में से राजस्थान थार का मरुस्थल का भाग है 58%। राजस्थान भारत के 4 राज्यों में थार का मरुस्थल का भाग है। 4 राज्यों में विस्तृत। पहला राजस्थान, गुजरात, तीसरा पंजाब, चौथा है हरियाणा। राजस्थान भाग लेता है वो 58%, गुजरात 13%, पंजाब 8% एवं हरियाणा से प्रतिशत। ये थार का मरुस्थल जो विशालतम थार का मरुस्थल जो राजस्थान के 19 जिलों में विस्तृत है एवं सर्वाधिक जैसलमेर जिले में विस्तार है थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल सर्वाधिक जैव विविधता वाला, यदि मरुस्थल की बात करें, सर्वाधिक जैव विविधता वाला थार का मरुस्थल और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला। और यहाँ थार का मरुस्थल जीवाश्म जीव जो सर्वाधिक जैव विविधता वाला प्रदेश भी है, भौतिक प्रदेश एवं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भौतिक प्रदेश। अब बात करते हैं थार के मरुस्थल की विशेषता के बारे में। कुछ विशेषताएं हैं। सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल और विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल है। विश्व का 17वां बड़ा मरुस्थल या
पवन द्वारा अपरदन और निष्कर्षण होता है। जीवाश्म खनिज, जीवाश्म खनिज थार मरुस्थल की यदि लंबाई के बारे में बात करें 648 किलोमीटर एवं चौड़ाई 300 किलोमीटर। थार का मरुस्थल राजस्थान ये थार का मरुस्थल का जो भाग है इसकी लंबाई की बात करें ये 648 किलोमीटर, चौड़ाई की बात करें 300 किलोमीटर। थार का मरुस्थल अब हम बात करते हैं थार के मरुस्थल की संरचना के बारे में। अब थार के मरुस्थल को पूर्व में सीमा निर्धारित करती है वो अरावली पर्वतमाला। जो अरावली भौतिक प्रदेश है वो थार के मरुस्थल को 50 सेमी समवर्षा रेखा द्वारा अलग करती है। थार के मरुस्थल को यहाँ लिखना, थार के मरुस्थल को 50 सेमी समवर्षा रेखा द्वारा यह अरावली निर्धारण करती है। यहाँ थार के मरुस्थल को जो अलग करती हैं वो अरावली या 50 सेमी समवर्षा रेखा, 50 सेमी समवर्षा रेखा, तो समान वर्षा वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा समवर्षा रेखा, जो ये अरावली, ये थार को मरुस्थल को पूर्व में अलग करने वाली अरावली या 50 सेमी समवर्षा रेखा। आगे हम बात करते हैं मरुस्थल के संरचना के बारे में। मरुस्थल की संरचना मरुस्थल को संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है और जलवायु के आधार पर मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है, शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल। पहले हम बात करते हैं मरुस्थल को संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। संरचना के आधार पर थार के मरुस्थल को संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है ईर, दूसरा है ईर हमादा और तीसरा है इर्गे हमादाएं और रेग। ये थार के मरुस्थल संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम है ईर, सेकेंड है हमादा, थर्ड है रेग। तो इर्ग है वो रेतीला भाग, रेतीला या बलुई मिट्टी और इर्ग कहा जाता है। रेतीला भाग, बलुई मिट्टी को इर्ग कहा जाता है और हमादा पथरीला या चट्टानी भाग को हमादा, पथरीला व चट्टानी भाग हमादा
इन दोनों को मिश्रित भाग ही रेग है। रेतीला व पथरीला दोनों मिश्रित इर्ग प्लस हमादा को मिश्रित भाग को रेग कहा जाता है रेग जो पतला सटानी और रेतीला भाग दोनों ही मिश्रित हो उसे रेग कहा जाता है। पतला सटानी भाग है हमादा और इर्ग है वो रेतीला भाग या बलुई मिट्टी है वो इर्ग कहा जाता है। ये संरचना के आधार पर थार के मरुस्थल को 3 भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं थार के मरुस्थल को जलवायु के आधार पर वर्षा है तापमान के आधार पर हम 2 भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं थार के मरुस्थल जलवायु के आधार पर जलवायु वर्षा के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। जलवायु के आधार पर कोष्टक में वर्षा थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग जलवायु के आधार पर थार के मरुस्थल के 2 भाग हैं। प्रथम भाग है शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल और दूसरा भाग है अर्ध शुष्क मरुस्थल। इन दोनों को अलग करने वाली एक समवर्षा रेखा है 25 सेमी समवर्षा रेखा। इन दोनों को एक अलग करने वाली 25 सेमी समवर्षा रेखा 25 सेमी समवर्षा रेखा जो थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांट दिए शुष्क मरुस्थल और शुष्क मरुस्थल में 25 सेमी समवर्षा रेखा। और अब हम बात करते हैं और थार के मरुस्थल को जो अलग करती है पूर्व में वो अरावली या 50 सेमी समवर्षा रेखा 50 सेमी समवर्षा रेखा या अरावली जो थार के मरुस्थल को पूर्व में सीमा निर्धारण करती है और थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है 25 सेमी समवर्षा रेखा एक शुष्क मरुस्थल और अर्धशुष्क मरुस्थल और 25 सेमी से कम वर्षा होती है उसे शुष्क मरुस्थल कहा जाता है और 25 से 50 के बीच में वर्षा को अर्धशुष्क कहा जाता है। अब बात करते हैं शुष्क मरुस्थल को ही राजस्थान ने 2 भागों में बांटा गया है। शुष्क मरुस्थल को बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और दूसरा है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र और अर्धशुष्क को 4 भागों में बांटा गया है। गग्गर का मैदान, नागौर भूमि, शेखावटी की आंतरिक प्रवाह क्षेत्र और लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश। पहला है अर्धशुष्क को 4 भाग हैं। पहला गग्गर का मैदान,
घग्गर का मैदान, दूसरा शेखावटी, शेखावटी का आंतरिक प्रवास क्षेत्र, आंतरिक प्रवास क्षेत्र। और तीसरा है नागौर की उस भूमि, ये अर्धशुष्क मरुस्थल के भाग हैं। नागौर की उस भूमि, उस भूमि। और चौथा है गोडवार प्रदेश, गोडवार प्रदेश या लूणी बेसिन, लूणी बेसिन, लूणी बेसिन। ये अर्धशुष्क मरुस्थल के भाग, घग्गर का मैदान, शेखावटी का आंतरिक प्रवास क्षेत्र, नागौर की उस भूमि, गोडवार प्रदेश या लूणी बेसिन, ये अर्धशुष्क मरुस्थल के भाग। शुष्क मरुस्थल के भाग है बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, जहाँ बालू का जो दोहरे होते हैं, बालू का स्तूप जो थार के मरुस्थल में चलने वाली पवन द्वारा अस्थायी टीलों का निर्माण करती है। स्थानीय भाषा में उसे दोहरे कहते हैं। तो वह युक्त क्षेत्र है। बालू का स्तूप 58.50%, 58.50% बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है वो 41.50% जो है मुक्त क्षेत्र। राजस्थान जलवायु के आधार पर वर्षा का दबाव दो भागों में बांटा गया है। थार के मरुस्थल को अलग करने वाली समवर्षा रेखा की बात करें तो 25 सेमी समवर्षा रेखा जो थार को मरुस्थल को दो भागों में बांट दिया है। एक तो है शुष्क मरुस्थल, दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थल। और शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांटा गया है, एक बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, एक बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है वो है 58.50%। इंपोर्टेंट करके याद रखना, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। और बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र 41.50%। और अर्धशुष्क मरुस्थल है उसको भी चार भागों में बांटा गया है, घग्गर का मैदान, शेखावटी का आंतरिक प्रवास क्षेत्र, नागौर की उस भूमि, गोडवार प्रदेश। अब हम बात करते हैं बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र स्तूप के बारे में। युक्त क्षेत्र तो बालू का स्तूप किसे कहते हैं तो मरुस्थल में चलने वाली अस्थायी पवन द्वारा टीले या बालू का स्तूप कहा जाता है। अब बात करते हैं बालू का स्तूप तो मरुस्थल में पवन द्वारा निर्मित अस्थायी बालू या टीले, बालू जिन्हें टीले को बालू का स्तूप कहा जाता है। बालू का स्तूप कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में दोहरे कहा जाता है। बालू का स्तूप तो मरुस्थल में पवन द्वारा निर्मित अस्थायी बालू जिन्हें टीले को बालू का स्तूप कहा जाता है। और स्थानीय भाषा में इन्हें दोहरे कहा जाता है। और धरती दोहरारी रचना है कन्हैयालाल चेटिया, जो अर्धशुष्क मरुस्थल में जिला पड़ता है सूरू जिले का।
जो कवि होता दो कन्हैयालाल चेटिया द्वारा लिखित एक रचना है धरती धोरारी, लिखना कन्हैयालाल चेटिया। कन्हैयालाल चेटिया की रचना है धरती धोरारी। प्रकृति बारे में उन्हें अनेक रचनाएं लिखी, कविताएं। धरती धोरारी, धोरारी, लील डांस, ये प्रकृति वर्णन के बारे में अनेक रचनाएं लिखी कन्हैयालाल चेटिया। आज हिमालय बोला, आज हिमालय बोला, और माई ड्रो हेलो, माई ड्रो हेलो, हेलो, और पातल और पीतल। जो पातल है महाराणा प्रताप के बारे में, और पीतल पृथ्वीराज चौहान के बारे में वर्णन किया गया। पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में। पातल व पीतल के कवि है, पातल और पीतल के कवि तो है जो पृथ्वीराज राठौड़, जो वेली किशन रुक्मणी में लिखा गया है। और ये रचना की है कन्हैयालाल चेटिया ने। कन्हैयालाल चेटिया की रचना है धरती धोरारी, लील डांस, आज हिमालय बोला, पातल एवं पीतल। और पातल और पीतल के कवि पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें वेली कुशन रुक्मणी में इसका वर्णन किया गया है। वेली कुशन रुक्मणी दूसरा आडा ने 5वां वेद और 19वां पुराण बताया गया है दूसरा आडा ने। अब बात करते हैं बालूका स्तूप में, तो बरकान, बरकान, बरखान बालूका स्तूप। बरखान बालूका स्तूप जो अर्धचंद्राकार पवन के समकोण पर बनने वाला अनुप्रस्थ, इसे अनुप्रस्थ बालूका स्तूप भी कहा जाता है। अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप, अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप। ये सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक है। बरकान सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्रों में, सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में है। ये पवन जो पश्चिम से पूर्व की ओर पवन चलती है, ये पवन ऐसे बनेगा। ये अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप, इसे बरकान कहा जाता है। ये भाग उत्तल भाग, और ये निम्न भाग है वो अवतल भाग। या निम्न भाग में जो मरुतल में जो मरुतल में जो झीलें बनने वाली अस्थायी झीलें होती है, उसे पलाया कहा जाता है। मरुस्थल में झीलों का निर्माण होता है, उसे पलाया कहा जाता है। ये पवन के उत्तल में जो निम्न की अवतल की ओर बनने वाला अर्धचंद्राकार बालूका स्तूप को बरकान कहा जाता है। ये सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में बालेरी सुरु, बालेरी सुरु, रावतसर और रावतसर है हनुमानगढ़ और सूरतगढ़ है श्री गंगानगर और देशनोक
देश नौक व लूण करणसर बीकानेर कर्ण लूण करणसर बीकानेर ओसिया जोधपुर। ओसिया में एक भव्य मंदिर है, सच्चाई माता का मंदिर। ओसिया जोधपुर। और बालोतरा, नवीनतम जिला बालोतरा। तो बालोतरा में बरखान देखने को मिलता है। बालोतरा बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो पवन सर्दी पवन के समकोण पर, इसे अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहा जाता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये पवन के समकोण पर बनेगा बालू का स्तूप। बरखान जो अर्धचंद्राकार है। सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र बालेरी सुरू, रावतसर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, देशनोक एवं लूणकरणसर बीकानेर, ओसिया जोधपुर और बालोतरा में है। अब हम बात करते हैं चीप बालू का स्तूप के बारे में। चीप बालू का स्तूप। चीप जो पवन के समांतर बनने वाला, तो पवन के समांतर बनने वाला बालू का स्तूप चीप। पवन ये बालू का स्तूप, ये चीप। चीप एक रचना भी है, चीप एक नदी भी है और चीप बालू का स्तूप भी है। चीप रचना है समदर सिंह बिरखाली की। समदर सिंह बिरखाली की चीप रचना है। चीप रचना है वो समदर सिंह बिरखाली की। समदर सिंह बिरखाली। और समदर सिंह बिरखाली की एक और रचना है इंपोर्टेंट, बादली। कई बार एग्जाम में पूछा गया है बादली और लू। ये समदर सिंह बिरखाली की रचना है। चीप और चीप बालू का स्तूप जो पवन के समांतर, इसे अनुदे धैर्य बालू का स्तूप। इस बालू का स्तूप को अनुदे धैर्य स्तूप कहा जाता है। जो पवन के समांतर बनने वाला बालू का स्तूप है वो चीप बालू का स्तूप। आज की क्लास यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।